Good morning, everyone. Myself, Manish Kumar Kashogan. My academic qualification BSc and diploma in paramedical courses DDT. If you have found first notification of my channel, and please subscribe. These channels are only provide educational videos for medical students. That videos are very helpful for gaining more numbers in examinations. Now begin start in this session asthma. That is a disease of respiratory system. शॉर्ट रिव्यू अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है जिसमें जो लंग्स होते हैं, लंग्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स एल्बोलाई हैं उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है या ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रीथलेसनेस हो जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अस्थमा की डिफिनेशन की बात करें तो अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है ऑफ द एयरवेज. The chronic inflammation causes an increase in the airway hyperresponsiveness that leads to recurrent episodes of sneezing, breathlessness, chest tightness, and cough, particularly at night or early in the morning. अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जो कि क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का मतलब यानी कि क्या होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहता है, एक्यूट नहीं होता है। और इसमें जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, साइन और सिम्टम्स, बार बार छींक आना, सांस में प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, चेस्ट का टाइट होना, कफ आना। और ये जो साइन सिम्टम्स हैं ज़्यादातर नाइट के समय और इन द मॉर्निंग, एयरली मॉर्निंग यानी कि प्रातः काल में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके हम इफेक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो होता है लंग। अब यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल लंग की टीएस को दिखाया गया है और एक एबनॉर्मल। नॉर्मल के समय जो क्या होता है, ये जो लंग्स है, लंग्स ईयरबेस वाल है, ये क्या होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं। लेकिन और ड्यूरिंग अस्थमा क्या होते हैं, जो ये नॉर्मली ये ईयरवे हैं, इनमें क्या होता है, इनवेजिनेशन हो जाता है, जिग जैक लाइन बनाते हैं, जिसमें जो ईयर पाथ है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, जिसमें इसमें बोल सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन या गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एकदम ड्यूरिंग अस्थमा सिम्टम्स दिखाया गया है, टाइटनेट मसल्स कंसिस्टिंग ईयरवे, ये सारे फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे नॉर्मली ईयर पे पाथवे के जो मसल्स हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर शो करते हैं, ये एकदम स्ट्रेट लाइन। बट जब अस्थमा हो जाता है तो अस्थमा के केस में जो मसल्स होते हैं ये थोड़ा सा अंदर की तरफ इनवेजिनेट, फिर ऊपर की तरफ उठना, ऐसे मसल्स हो सकते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो ईयर का फ्लो है या ईयर का एक्सचेंजमेंट है वो क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है। इस फिगर में अच्छे से विजुलाइज किया गया है कि ड्यूरिंग अस्थमा जो मसल्स हैं या रिस्पायरेटरी पाथवे हैं वहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है और नॉर्मल में कैसे होता है। नॉर्मल में जो क्या होता है, ये बोल सकते हैं जो पाथवे थोड़ा क्या होता है, ओपन होता है और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ईयर एक लिमिट अमाउंट में पहुंचता है, स्वैलन हो जाता है जब अस्थमा के केस में जो रिस्पायरेटरी ट्रैक हैं और वहाँ के जो मसल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं।
इंसिडेंस अस्थमा के लिए, अस्थमा अफेक्ट एन एस्टिमेटेड 22,05,000 Indians every year, and this number is likely increased by 50% by the year 2016. और इस नंबर से लगभग 2016 में 50% अस्थमेटिक पेशेंट क्या हुए, बढ़ चुके हैं. एमंग एडल्ट वोमेन हैव a 30% greater prevalence of asthma than men. नेक्स्ट, अस्थमा के कॉजेज क्या क्या होते हैं. स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि जब क्या करते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को सूंघ लेते हैं. पॉल्यूशंस हो सकता है, एंगर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है. पेट्स, जो पालतू जानवर है, उनके कांटेक्ट में रहने से भी अस्थमा हो जाता है. हैवी एक्सरसाइज अगर करते हैं, जिसमें क्या होता है, उससे भी प्रॉपर अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को चला रहे हैं पैरों से या फोर्सफुली वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं लंग के डिजीज़ देखने को मिल जाते हैं. पोल्यूशन हो गया, बग्स इन द होम्स, खटमल की वजह से भी अस्थमा हो सकता है. केमिकल फ्यूम्स, यानी कि जो रासायनिक सेंट्स होते हैं, उनसे भी हो सकता है. एंड फंगस स्पोर, डस्ट. तो अस्थमा के ये क्या हैं, ट्रिगर्स हैं या कॉजेज़ हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, अस्थमा हो जाता है. अस्थमा के कॉजेज़, पहला स्मोकिंग, जो क्या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, जब क्या होता है, हम किसी गहरी गंध को सूंघते हैं तो उससे भी अस्थमा हो जाता है. पोल्यूशन, एंगर, स्ट्रेस, पेट्स, एक्सरसाइज, पॉलन. पॉलन का मतलब जो प्लांट्स के बोल सकते हैं एक तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. नेक्स्ट, bugs in the home, chemicals, fumes, cold air, fungus, spore, etc. Next, trigenic factors. ट्राइजन फैक्टर्स में एलर्जिन इनहेलेशन, जैसे एनिमल की वजह से हो सकता है, हाउस डस्ट की वजह से हो सकता है, कॉकरोच एंड पॉलेंस. नेक्स्ट, ईयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है अस्थमा. परफ्यूम्स, ऑक्सीडेंट्स, सिगरेट स्मोक, etc. वायरल अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, अगर क्या होता है, वायरसेस का अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है अस्थमा. एक्सरसाइजेस एंड कोल्ड, ड्राई ईयर, स्ट्रेस, ड्रग, स्पैरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, बीटा एडजेनिक ब्लॉकर्स. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से मेटल, साल्ट्स, वुड एंड वेजिटेबल डस्टेस की वजह से अस्थमा हो सकता है. इंडस्ट्रियल केमिकल एंड प्लास्टिक की वजह से हो सकता है. फूड एडिटिव की वजह से हो सकता है. गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज. टाइप्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के प्रकार. एलर्जिक अस्थमा, आल्सो नोन एज स्ट्रेंसिक अस्थमा. सेकेंड इज नॉन एलर्जिक अस्थमा. थर्ड, मिक्स्ड अस्थमा, कफ वायरेंट अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, नक्टोरियल अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा. ये हुए अस्थमा के टाइप्स. तो एक बार फिर से अस्थमा के जो टाइप्स हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं. ऑक्यूपेशनल अस्थमा, नक्टोरियल अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, कफ वायरेंट अस्थमा, मिक्स्ड अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा एंड एलर्जिक अस्थमा. अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो, या अगर किसी पर्सन को अस्थमा हो गया तो उसमें हमें देखने को क्या मिलता है, बार बार स्नीजिंग होता है, यानी कि छींक आता है. डिस्फोनिया, यानी कि डिफिशेंसी हो जाती है ब्रीथनेस में. एंड कफ, चेस्ट टाइटनेस, एक्सपायरेशन में भी प्रोलॉन्ग, जो सांस होता है वो क्या होता है, बहुत लंबे समय में
छोड़ा जाता है, लिया जाता है। सिक्रीशंस में बी वाइट, थिक, टेंसियस, जिलेटिनस, म्यूकस। डायग्नोसिस या डायग्नोसिस से कैसे करेंगे, पहले उसकी हिस्टोरी लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, पीएफटी करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एबीजी आर्terial ब्लड गैस और ऑक्सीमीटर, एलर्जिक स्किन टेस्ट करेंगे, ब्लड लेवल ऑफ इस्नोफिल एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यदि पर्सन को अस्थमा हो गया है तो प्रेशर की वजह से उसे रिस्ट फ्रैक्चर हो सकता है, नीमोथोरेक्स हो सकता है और निमोनिया हो सकता है, स्टेटस अस्थमैटिकस हो सकता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट की बात करें तो अस्थमा के नाम से पता चलता है कि अगर मैनेजमेंट की बात करें उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो अस्थमा जो डिजीज़ है, जो कि एक क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। अस्थमा को अगर हम रिकॉल करें तो हमेशा उसके मैनेजमेंट को याद रख सकते हैं। पहला, बीटा ब्लॉकर यानी कि ईए से एडजेनरिक मेडिसिन, एस फॉर स्टेरॉइड्स, टी फॉर थियोफाइलिन, एच फॉर हाइड्रेशन, एम फॉर मार्क्सोटू, ए फॉर एंटीक्लोर्जेनिक मेडिसिन। ड्रग थेरेपी की बात करें, लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन टू अचीव एंड मेंटेन कंट्रोल द परसिस्टेंट अस्थमा। अगर ज़्यादा देर तक बहुत समय से अस्थमा अगर उसको हमें ट्रीट करना है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एडजेनरिक एगोनिस्ट देते हैं एंड थियोफाइलिन देते हैं। क्विक रिलीफ मेडिसिन टू ट्रीट सिम्टम्स एंड, अगर हमें क्या करना है, अस्थमा को तुरंत ठीक करना है या बोल सकते हैं कुछ क्षण में ही ठीक करना है, पेशेंट बहुत गंभीर है तो उसके लिए हम ब्रांको डायलेटर का यूज़ करते हैं, एंटीकोल्जेनिक मेडिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट टीचिंग रिलेटेड टू ड्रग थेरेपी, यानी कि अगर हम उस पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस ड्रग को कैसे देते हैं, उसका डोज क्या है, कब देना है, ये सब चीज़ें उसको बताएंगे।